नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है मेरी अनुजा। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज़ मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। सुबह की ठंडी हवा 12वें माले की खिड़की से बड़ी तीव्रता से पूरे फ्लैट में घुसी चली जा रही थी। सामने दूर तक फैले समुद्र का आंचल बादलों की धुंध से गले मिल रहा था और बारिश की फुहार सारे वातावरण को शीतलता प्रदान कर रही थी। अविनाश जी ने बिस्तर पर लेटे लेटे करवट बदली और पैरों के पास पड़ी चादर को खींच करके सीने तक लपेट लिया। बाहर से आ रही पंछियों की चहचहाहट की आवाजें उनकी नींद में अलार्म का काम कर रही थी। कुनमुना करके वह उठ करके अपने बिस्तर पर बैठकर बाहर का खूबसूरत नजारा देखने लगे। समुद्र में सामने से आ रही एक सफेद पालदार नाव को देख करके उन्हें अपने बचपन में गुजारे गए दिनों की याद आ गई, जब वह इसी तरह की पालदार नाव से गंगा के उस पार वाले स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करते थे। उनके गांव समरथा में एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल था। उसमें कक्षा 5 तक की पढ़ाई होती थी। गांव के सारे बच्चे कक्षा 1 से 5 तक वहीं पढ़ते थे और इसके बाद या तो बच्चे अपनी पढ़ाई समाप्त करके अपने खेती किसानी के काम में लग जाते थे या उनमें से कुछ बच्चे गंगा के पार अलीपुर में आगे की पढ़ाई के लिए चले जाते थे। जतिन माझी की नाव इन बच्चों को सुबह स्कूल के टाइम पर अलीपुर छोड़ आती थी और शाम को छुट्टी होने पर उन्हें एक फेरा लगा करके वापस ले आती थी। अविनाश के पिता गांव के समृद्ध किसान थे और उनके पास गांव में जमीन जायदाद के अलावा उनकी कुछ प्रॉपर्टी कोलकाता में भी थी। अविनाश की मां को अपने गांव में ही रहना बहुत पसंद लगता था, इसी कारण अविनाश का बचपन अपने गांव में ही बीता। समरधा में एक और सुप्रसिद्ध किसान थे राम सिंह जी। उनकी बेटी अनुजा भी समरधा के प्राइमरी स्कूल में अविनाश के साथ ही पढ़ती थी। दो चोटी वाली चोली घाघरा पहने यह छोटी सी लड़की बहुत ही चुलबुली थी और मनमोहक और सुंदर भी थी। अविनाश को अनुजा बहुत तंग किया करती थी, या यूं कहें कि वह अविनाश की ऐसी दोस्त थी जो उसके साथ तो रहती थी पर किसी भी पल रूठ करके अविनाश को परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। अविनाश यद्यप शारीरिक बल से उससे कहीं आगे था और अनुजा की हर शरारत का जवाब देने की क्षमता रखता था, पर आज तक कभी भी उन्होंने अनुजा के साथ उसकी किसी भी शरारत के बदले में मारपीट नहीं की। कक्षा 5 पास करने के बाद जब अविनाश आगे की पढ़ाई के लिए अलीगंज के स्कूल जाने लगा तो अनुजा ने भी अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अपनी मम्मी पापा से कहा। राम सिंह की मां को यह बात अच्छी नहीं लगी। वह चाहती थी कि उनकी पोती घर गृहस्थी के काम सीख ले ताकि विवाह के बाद वह अपने ससुराल जा करके उनके परिवार की नाक ना कटाए, पर अनुजा बहुत जिद्दी लड़की थी। रो रो करके उसने आसमान सर पर उठा लिया। राम सिंह ने अंतोगत्वा उसकी जिद पूरी करते हुए अपनी बेटी का दाखिला अलीराजपुर से आगे की पढ़ाई के लिए करवा दिया। अब अनुजा अविनाश के साथ और अन्य बच्चों के झुंड में प्रतिदिन नाव से स्कूल तक जाती और वहां पर मन लगाकर पढ़ाई करती थी। अविनाश अपनी इस नटखट दोस्त का अब पूरा ध्यान रखते और दूसरे गांव जाते हुए उन्हें हमेशा इस बात का एहसास था कि वह अनुजा के संरक्षक भी हैं। यही अपनत्व की भावना अनुजा के मन में भी थी। वह किसी भी छोटी सी बात की भी शिकायत तुरंत अविनाश से करती थी। एक दिन जब सभी बच्चे स्कूल से छुट्टी के बाद नाव से लौट रहे थे तो अविनाश की एक प्लास्टिक की गुड़िया जो वह हाथ में पकड़े हुए खेल रही थी, हवा के
के तेज झोंकों के साथ उसके हाथ से छूट करके गंगा जी में जा गिरी। आंखों में आंसू भरे अनुजा ने अविनाश की तरफ कातर निगाहों से देखा। गुड़िया पानी की धार के साथ आगे की तरफ बही जा रही थी। अविनाश जानते थे कि यह प्लास्टिक की गुड़िया अनुजा के लिए बहुत प्रिय है, जिसे वह हमेशा अपने साथ रखती है। अविनाश ने तुरंत अपने जूते उतारे और नाव से गंगा में छलांग लगा दी। कुछ दूर तक तैरने के बाद वह उस गुड़िया के पास पहुंच करके गुड़िया को उठाने के बाद नाव की तरफ आते समय पानी का बहाव उनके विपरीत दिशा को हो गया था। अविनाश वापस आने के लिए बहुत जोर लगा करके तैर रहे थे, पर नदी की तेज धारा उन्हें बार बार पीछे खींच ले रही थी। अनुजा ने व्याकुल होकर के जतिन माझी को अविनाश के पानी में जाने की बात बताई। जतिन माझी ने अविनाश की तरफ देखा और उसे घटना की भयावहता का आभास हो गया। जतिन ने तुरंत नाव को पानी के बहाव के साथ आगे जाने दिया और अविनाश के पास पहुंच करके हाथ पकड़ करके जतिन माझी ने उन्हें नौका पर वापस खींच लिया। अनुजा अविनाश के बह जाने के कारण बहुत डर गई थी। जैसे ही अविनाश ऊपर आए, उसने अपनी गुड़िया को छोड़ करके अविनाश को तेजी से अपने बाजुओं में जकड़ करके गले से लगा लिया और रोते हुए बोली, मेरी एक गुड़िया की खातिर तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाल दी थी? बोलो। उसकी पीठ थपथपाते हुए अविनाश बोले थे, यह तुम्हारी सबसे प्यारी गुड़िया है अनुजा, और तुम ही कहो तुम्हारी किसी प्यारी गुड़िया को मैं ऐसे कैसे बह जाने देता। उस दिन से अनुजा ने अविनाश को तंग करना एकदम से बंद कर दिया था। जब अनुजा को अविनाश की हर खुशी में अपनी खुशी नजर आती और उसके हर गम में अनुजा की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती। अनुजा अपने खाने में से हर अच्छी चीज अविनाश के लिए बचा करके रखती और अविनाश अपने खाने के डिब्बे को खोलने का दायित्व तो अनुजा को ही देते। यदि किसी कारण अविनाश का होमवर्क ना हो पाता तो अनुजा उनके साथ बैठ करके उसका पूरा होमवर्क करवा देती थी और कभी कभी तो खुद ही बैठ करके उसका पूरा काम कर देती थी। उनके बीच की दोस्ती कुछ इस कदर तक आगे बढ़ गई थी कि वे दोनों दो बदन एक जान हो गए थे। एक दिन अविनाश को तेज बुखार हो गया था। पूरे गांव में बुखार की लहर चल रही थी। अविनाश स्कूल जाने के लिए नाव पर नहीं आए थे। अनुजा ने जतिन माझी से अविनाश के बारे में पता किया और उसकी तबीयत खराब होने को सुन करके अनुजा सीधे अविनाश के घर जा पहुंची। बुखार में तपते अविनाश का हाथ अपने हाथ में लिए वह पूरे दिन वहीं उसके पलंग के पास बैठी रही। अविनाश की मम्मी उसका अविनाश के प्रति समर्पण और स्नेह देख करके गदगद हो गई। उन्होंने स्नेह से अनुजा को अपने गले से लगा लिया। शाम को अनुजा के पापा आकर के अनुजा को अपने साथ घर ले गए। जब तक जतिन माझी गांव से नाव लेकर स्कूल तक आता, अनुजा और अविनाश गंगा तट पर एक दूसरे के हाथ में हाथ लिए बैठे जमाने भर की बातें किया करते थे। कभी कभी दोनों मिलकर के साथ में गाना गाते, कभी अनुजा ढेर सारे लोकगीत अविनाश को सुनाती रहती। उन दोनों का यही लगता कि काश स्कूल से घर जाने का समय बहुत देर के बाद आए। कक्षा 8 की परीक्षाएं सिर पर आ गई थी। वे दोनों अपनी परीक्षा की तैयारी में अत्यधिक व्यस्त हो गए थे। परीक्षाएं जिस दिन खत्म होने को थी उस दिन आखिरी पेपर दे करके दोनों लोग गंगा के किनारे आ बैठे। आज उदास अनुजा की आंखों में नमी सी थी। बार बार उसकी आंखें भर आ रही थी। उसने अविनाश का हाथ अपने हाथों में लिया और एक बार एल्युमिनियम की छोटी सी संदूक, एल्युमिनियम का बॉक्स जिसमें ताला लग सकता है, अपने बैग में से निकाली और उस ताले लगी संदूक को अविनाश को देते हुए बोली, सुनो, मैं कल अपने नाना जी के यहाँ जा रही हूँ। मेरे अच्छे अंकों को देखते हुए मेरे नाना जी मुझे आगे पढ़ाना चाहते हैं और संभवतः आगे की पढ़ाई के लिए मुझे कोलकाता जाना पड़े, इसलिए शायद मैं अब तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। गांव में ना जाने कब आना हो। तुम भी आगे की पढ़ाई के लिए गांव से बाहर चले जाओगे। अविनाश, मुझे तुम्हारे साथ रहने की आदत हो गई है। तुम मुझे बहुत याद आओगे। तुम मेरे जीवन के सबसे प्यारे मित्र हो। मुझे कभी भी भुला मत देना। और यह ताला लगा बॉक्स मेरी अमानत है। इसका ताला मत खोलना, हमेशा अपने पास रखना, अपनी दोस्ती की निशानी समझ करके। यह कहते हुए उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। अविनाश भी पहली बार अपने दोस्त के गले मिल करके फूट फूट करके रो पड़ा और रोते रोते दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए एक दूसरे के पीठ पर
उंगलियां फिराते रहे। अविनाश जी बिस्तर पर बैठे बैठे अपनी अतीत की यात्रा से बाहर आए। वह पालदार नाव अब समुद्र से दूर आगे तक जा चुकी थी। गहरी सांस लेकर के उन्होंने काम वाली बाई को चाय लाने के लिए कहा और चाय का प्याला लेकर के सामने उगते सूरज की तरफ देखने लगे। आज अविनाश का चित्त ठिकाने पर नहीं था। ना जाने क्यों वह सफेद पाल वाली उन नाव को वर्तमान से खींचकर भूतकाल में ले गई थी और उन्हें अनुजा की बहुत जोरों से याद आ रही थी। लगभग 20 वर्ष पहले की जिंदगी की वो सुनहरी यादें उनकी जिंदगी की सबसे अमूल्य निधि बन गई थी। अनुजा शायद उनकी दोस्त ही नहीं रह गई थी, उससे भी आगे संभवतः जीवन की एक सहारा या यूं कहें कि एक ऐसी प्रेसी बन गई थी जिसकी कच्ची उम्र में होने के कारण वह प्यार भी नहीं कर पाए थे, क्योंकि वे प्यार का अर्थ उस बाली उम्र में उस समय समझते ही नहीं थे। लेकिन यह बात पक्की थी कि उस उम्र के इस मोड़ पर उनके हृदय के सिंहासन पर अनुज एक देवी की तरह प्रतिस्थापित थी। शायद इतने वर्षों में कोई भी उसकी जगह ले नहीं पाया था। बाहर समुद्र के ऊपर से होता हुआ तूफान तट को रौंदता हुआ आगे बढ़ा जा रहा था। धीमी धीमी चलने वाली बारिश कब तूफान में बदल गई अविनाश को पता ही नहीं चला। उन्होंने नौकरानी को एक कप चाय और लाने के लिए कहा और अपने जीवन की पुरानी घटनाओं को बैठ करके याद करने लगे। अनुजा के गांव से जाने के बाद अविनाश का गांव में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। हालांकि परीक्षा के बाद गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी थी, पर फिर भी वह जतिन माझी को लेकर के ना मालूम कितनी बार नाव से अपने स्कूल तक गए और वहां जा करके उनके कक्षा की वह बेंच जहां पर अनुजा बैठती थी उसको हाथ से छू करके और टेबल को हाथ से छू करके वह अनुजा की उपस्थिति को महसूस करते रहे। इसके बाद स्कूल का वो पीपल का पेड़ जिसके नीचे अनुजा अपना और उनका लंच बॉक्स खोल करके अपनी सारी प्री खाने की चीजें पहले उन्हें खिलाती थी, वहां बैठ करके नम आंखों से स्कूल की दीवारों को देखते रहे। गंगा के घाट जहां पर अनुजा उनके साथ बैठ करके अपने लोकगीतों कविताएं उन्हें सुनाती थी और कभी कभी उनके स्वरों में स्वर मिला करके गीत गाती थी, उस जगह बैठ करके उनकी आंखों से अनजाने में ही आंसुओं की धारा बह निकली। जतिन माझी उनके बिना कहें ही बहुत कुछ समझ रहा था, क्योंकि वह उनके प्यार का और दोस्ती का एकमात्र साक्षी था। वापस आने पर उन्हें याद आया कि इसी बीच की तेज धार में अनुजा की गुड़िया गंगा में गिर गई थी। जतिन माझी बोला, बाबू साहब, आपने ठीक इसी जगह एक छोटी सी प्लास्टिक की गुड़िया के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी थी, आपने ऐसा क्यों किया था? अविनाश बाबू बोले, यह बात तुम नहीं समझोगे जतिन भाई, वह गुड़िया मेरी अनुजा की सबसे प्रिय गुड़िया थी। अगले ही दिन अविनाश ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मेरा यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, मुझे आप कोलकाता भिजवा दीजिए, मैं वहीं रह करके आगे की पढ़ाई करूँगा। कोलकाता पहुंच करके एक पब्लिक स्कूल में अविनाश ने दाखिला ले लिया। कक्षा 9th 10th 11th और 12th में उनके कई दोस्त बने और बिछड़े, पर कोई भी दोस्त और कोई भी लड़की उनकी अनुजा जैसी भी नहीं हुई और उसकी ना तो जगह ही ले सकी। अविनाश बीच में कई बार अपने गांव गए, पर उनकी मुलाकात अनुजा से नहीं हो सकी। अनुजा अपने नाना के साथ दिल्ली चली गई थी और वहीं रह करके अपनी पढ़ाई कर रही थी। उन दिनों मोबाइल फोन का जमाना नहीं था, इस कारण उनकी अनुजा से कोई बातचीत नहीं हो पाई थी। बीएससी करने के दौरान एक लड़की मानवी अनायास ही उनके करीब आ गई। मानवी एक रईस बैरिस्टर की बेटी थी, पर थी बड़ी चंचल। बात बात पर हंसना और जीवन को हंसी खुशी में गुजार देना, शायद यही उसका फंडा था और शायद इसी वजह से अविनाश बाबू उसके दोस्त बन गए। अविनाश बाबू पढ़ाई के बाद कभी कभी शाम को बैरिस्टर साहब के घर चले जाते थे। बैरिस्टर साहब को भी मानवी के इस दोस्ती पर कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि वह बंगाल के एकदम खुले विचार वाले व्यक्ति थे। मानवी बीएससी फाइनल तक अविनाश जी की दोस्त बनी रही। शायद अविनाश बाबू की तरफ से
कमी रही या मानवी खुद नहीं चाहती थी, यह तो पता नहीं, पर उनकी दोस्ती कभी भी प्यार में नहीं बदल पाई और बीएससी फाइनल में बैरिस्टर साहब ने अमेरिका के एक उद्योगपति के लड़के से मानवी की शादी कर दी और इस तरह मानवी अविनाश जी के जीवन से बहुत दूर चली गई। बीएससी के बाद अविनाश जी के नौकरी एक बड़ी अमेरिकन कंपनी में लग गई और उन्हें बहुत अच्छी तनख्वाह प्राप्त होने लगी। जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव आते हैं, कितनी धूप छां होती है, इसे अविनाश जी से बेहतर कौन समझ सकता था। अविनाश का जीवन ठीक ठाक चल रहा था। उनकी मम्मी पापा उनके विवाह की पूरी तैयारियां करके बैठे थे। उनके ही समाज की एक लड़की से उनका रिश्ता होना उनके पिताजी ने लगभग फाइनल कर दिया था, पर अभी किस्मत ने एक खेल खेला। यह सोचते हुए अविनाश जी के शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। उन्हें कुछ दिनों से स्टूल के साथ ताजा खून आ रहा था। उनकी भूख दिनों दिन कम होती जा रही थी और उधर विवाह की बात चल रही थी। पिताजी के आदेश को टालने की अविनाश की बस की बात नहीं थी। अविनाश के पिताजी उन्हें लेने के लिए कोलकाता आए हुए थे। अविनाश की खराब हालत देख करके वह एक डॉक्टर के पास उन्हें ले गए। अविनाश को कमजोरी हालत देख करके और लक्षणों को देख करके डॉक्टर थोड़े चिंतित हुए और उनके खून और स्टूल की जांच में एकदम स्पष्ट हो गया कि उन्हें आंतों का कैंसर है और यह कैंसर दूसरी स्टेज का है। अविनाश जी के जिंदा बचने के चांसेस 50% हैं। अविनाश ने हाथ जोड़ करके अपने पिता को उनका विवाह करके किसी लड़की का जीवन बर्बाद करने से मना कर दिया और उनके पिताजी ने कहा ठीक है, जब तुम एकदम ठीक हो जाओगे तब तुम्हारा विवाह कर देंगे। भारत में लड़कियों की कहाँ कमी है, तुम्हारे पीछे तो लाइन लगा करके लड़कियां खड़ी हो जाएंगी। अविनाश ने अपनी नौकरी से छुट्टी ले ली और उनका इलाज चालू हो गया, पर बीमारी थी कि जाने का नाम ही नहीं ले रही। उनकी इंटेस्टाइन का वह टुकड़ा जिसमें कैंसर था ऑपरेशन करके काट कर निकाल दिया गया, पर उनकी हालत दिनों दिन बिगड़ती ही जा रही थी। कैंसर का इलाज लंबा चलता है। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और नेचुरल थेरेपी तीनों के इलाज के बाद में अविनाश की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। इसी तरह लगभग 2 वर्ष बीत गए। अविनाश जी अब अपनी जिंदगी से निराश हो चुके थे। बिस्तर पर पड़े पड़े बहुत बोर हो चुके थे। एक दिन उन्होंने अपना पुराना सामान देखना शुरू किया। उसी में अनुजा का ताला लगा हुआ एक एल्युमिनियम का डिब्बा अभी उनके पास सुरक्षित रखा था। उन्होंने सोचा एक बार इस डिब्बे को खोल करके देख लिया जाए कि इसमें रखा क्या है। उन्हें गंभीर बीमारी में भी अपनी दोस्त अपनी प्रीतमा की याद आ गई और उनके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। उन्होंने पेचकस फंसा करके संदूक की कुंडी को तोड़ दिया। उसमें अनुजा का वही गुड़िया रखी हुई थी जिसे निकालने के लिए वह गंगा में कूद गए थे। उस गुड़िया के साथ एक चिट्ठी भी थी तथा एक सूखा फूल भी था, चिट्ठी के अंदर रखा हुआ था। उत्सुकता से भरे अविनाश गुड़िया को छू करके बहुत भावुक हो गए। फिर उन्होंने हौले से गुलाब के फूल को छुआ जिसे अनुजा ने उनके लिए रखा था। उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे उन्होंने हौले से अनुजा को छू लिया है। उनका मन फिर से वहीं कक्षा 8 का विद्यार्थी बन गया। उन्होंने चिट्ठी पर नजर डाली और पढ़ना शुरू किया। मेरे प्रिय अविनाश, मुझमें यह कहने का साहस नहीं है कि मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, इसलिए मैं यह पत्र लिख करके तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ। मैं नहीं जानती हूँ कि तुम इस पत्र को पढ़ करके मेरे बारे में क्या सोचोगे। तुम्हें दिलो जान से चाहती तो मैं बचपन से ही रही हूँ, पर तुम्हें मैंने अपना परमेश्वर तो उसी दिन मान लिया था जिस दिन तुम मेरी गुड़िया के लिए, मेरी छोटी सी खुशी के लिए अपनी जान जोखिम में डाल करके गंगा की तीव्र धारा में कूद गए थे। मेरा मन उसी दिन से तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा हो करके रह गया था। मैं यह अच्छी तरीके से जानती हूँ कि हम दोनों विभिन्न जातियों के हैं और तुम्हारी ऊंची जाति और बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड कभी भी तुम्हारे परिवार को मुझे नहीं अपना पाएगा। इसलिए मैंने तुमसे अनुरोध किया कि यह मेरा बॉक्स हमेशा तुम अपने पास रखना और यह गुड़िया भी जिसे मैंने बहुत प्यार किया है हमेशा तुम्हारे पास रहे और तुम्हारे साथ रहे। जब तुम यह पत्र खोलोगे तो मैं जानती हूँ कि उम्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम लोग जी चुके होंगे, पर फिर भी मेरे मन में, मेरे रोम रोम में तुम हो, सिर्फ तुम ही तुम होगे। मैं यह भी जानती हूँ कि तुम भी मुझे बहुत प्यार करते हो। तुम्हारे मन में भी मेरे लिए वही सब कुछ है जो मेरे मन में तुम्हारे लिए है। मैंने हृदय से तुम्हें अपना परमेश्वर मानते हुए यह फूल तुम्हें अर्पित किया है।
इसे स्वीकार करो। तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी अपनी अनुजा का पत्र पढ़ करके अविनाश भाव विहल हो करके अश्रुधारा बहाने लगे। दिल्ली में गर्मी अपने चरम पर थी। पूरी रात गर्मी और उमस की वजह से कूलर और पंखे भी कमरों को ठंडा करने में सक्षम नहीं थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पूरा फ्लैट एक भट्ठी हो। सुबह को 4 बजे से थोड़ी हवा चलना शुरू हो गया था और सारी दिल्ली थोड़ा सा सुकून लेकर के नींद के आगोश में डूब गई। अंसारी नगर एम्स कैंपस में अब भी रोड के चारों तरफ खाली जगह में अंग्रेजों के जमाने के लगे हुए पेड़ पौधे मौजूद हैं और इसी कारण वहां का वातावरण सुबह ठंडा हो जाता है। पर 6 बजे तक चिड़ियों की चहचहाहट के कारण लोगों की नींद खुल जाती है। अनुजा भी गर्मी के कारण रात को बहुत देर से सो पाई थी, पर सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाहट के कारण उसकी नींद खुल गई और अंगड़ाई लेकर के उसने खिड़की के बाहर झांका। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बाहर सड़क पर जतिन माझी एक औरत और बच्चे को लेकर के अस्पताल की तरफ जा रहा था। इतनी दूर गंगा किनारे से छोटे से गांव से चल करके जतिन यहाँ क्या कर रहा है, यह विचार मन में आते ही वह तुरंत अपनी चप्पल पहन करके भागी भागी बाहर आई और जतिन माझी जिस तरह गया था उसी तरह वह लगभग दौड़ती हुई चली गई। पास जाकर के उसने देखा सचमुच में वह जतिन माझी ही तो था। जतिन दादा, तुम यहाँ कैसे, गांव से कब आए हो? कहते हुए अनुजा ने जतिन को अपने हाथों से कस करके पकड़ लिया। अनुजा अब कक्षा 8 की छात्रा नहीं रही थी। उसका शरीर उम्र के साथ काफी बदल गया था, पर फिर भी गौर से देखने के बाद जतिन ने अनुजा को पहचान लिया और बोले, तुम तो अनुजा ही हो ना? हाँ जतिन दादा, मैं अनुजा, आपकी अनुजा ही हूँ। जतिन ने बताया कि 1 साल पहले वह गांव छोड़ करके रोजगार की तलाश में दिल्ली आ गया था, पर अचानक ही उसके बच्चे की तबीयत खराब हो गई। इलाज के लिए वह एम्स में चला आया और तभी आज आपसे मुलाकात हो गई। अनुजा ने निगाहें झुकाते हुए पूछा, जतिन दादा, अविनाश बाबू का कोई समाचार है क्या? अविनाश की बात निकलने पर जतिन माझी की आंखों में आंसू भर आए। जतिन बोले, दीदी, अनुराग बाबू तो अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें कैंसर हो गया है। जब तुम कक्षा 8 की परीक्षा दे करके अनायास ही गाँव से चली गई थी, तो उसके बाद अविनाश बाबू पागलों की तरह मेरी नाव से मुझे लेकर के स्कूल के उस हर कोने को छानते रहे जहां तुम बैठती थी। वह उस हर जगह को छू करके रोने लगते थे जहां तुम्हारी यादें बसी हुई थी। घाट की वह जगह जहां से नाव लगता था और जहां आप उन्हें अपने गीत सुनाती रहती थी और उनसे ढेरों बातें करती थी, वहां बैठ करके अविनाश बाबू की आंखों से अविरल अश्रुधारा बहती रहती थी। दीदी, मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि अविनाश बाबू आपको बहुत प्यार करते थे। शायद छोटी उम्र थी, इस कारण वह अपने प्यार का इजहार आपसे नहीं कर पाए थे। मेरी बात का बुरा मत मानना, पर इसके बाद भी अविनाश बाबू कई बार कोलकाता से सिर्फ आपको खोजते हुए और आपका समाचार जानने के लिए गांव आते रहे। आप तो गांव से ऐसे गई कि उसके बाद आपके समाचार तक अविनाश बाबू को प्राप्त नहीं हो पाए। अनुजा अविनाश बाबू के समाचार जान करके बहुत व्याकुल हो गई और आंखों में भरे आंसू लिए उसने पूछा, आजकल कहाँ रह रहे हैं अविनाश बाबू? मैं एक बार उनसे जाकर के मिलना चाहती हूँ, उनकी हाल चाल पूछ लो तो मन को शांति मिले। जतिन ने बताया कि अविनाश बाबू का घर तो ग्वालटोली में राधा कृष्ण मंदिर के एकदम सामने है, वहाँ तक तो कोई भी आसानी से पहुँचा सकता है। दीदी, आप समय निकाल करके एक बार अविनाश बाबू से मिल जरूर लेना। जतिन से विदा लेकर के अनुजा अपने फ्लैट में चली आई। घर पहुंच करके उसका भाव विहल, मन विचलित हो करके अविनाश की याद करते हुए उसकी हालत पर आंसू बहाने लगा। अनुजा रोते रोते अभी तक के घटनाक्रम के बारे में सोचती रही और पुरानी यादों में खो गई। उसे याद आया कि जब कक्षा 8 की परीक्षाएं चल रही थी, तभी उसके दोस्त ने नमक मिर्च लगा करके उसके और अविनाश के संबंध में ना जाने क्या क्या बातें उनकी मम्मी पापा को बता दी थी, क्योंकि अनुजा एक दिन स्कूल ना जा करके पूरे दिन बीमार अविनाश के पास ही बैठी थी। लोग ठीक ही कहते हैं कि इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुपते हैं। प्रेमियों के व्यवहार, उनके एक दूसरे के प्रति समर्पण, उनकी आंखें, उनका बोलचाल, सारी की सारी दास्तां चीख चीख करके लोगों को बता देती है कि हाँ, हम एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं। यह सारी बातें जब अनुजा की मम्मी को पता चली तो उनके मन में अपनी बेटी बड़ी होती हुई बेटी के प्रति अनर्थ के भाव की भावना बैठ गई। उनके
उनकी अनुभवी आंखों ने इस दास्तान के सारे दुष्परिणामों को उसी समय एकदम ठीक से भांप लिया। वह जानती थी कि अविनाश के पिता ठाकुर हैं और ठाकुरों में किसी भी लड़की के साथ उसकी असमत से खिलवाड़ कर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, बल्कि सच कहें तो यह उन लोगों के लिए एक सामान्य सा व्यसन है। यद्यपि अविनाश और उसके पापा बिल्कुल भी इस तरीके के नहीं थे, पर उनके परिवार के अन्य सदस्यों की दरिंदगी की कहानियां आसपास के सारे गांव में सभी को पता थी। अनुजा के मम्मी तो इतनी भयभीत हो गई थी कि वह अनुजा की परीक्षा भी नहीं दिलाना चाहती थी, पर अनुजा ने गिड़गिड़ा करके अपने शेष रहे 2 विषयों की परीक्षा दे लेने की भीख मांगी थी। भयभीत मम्मी ने उससे वचन ले लिया था कि कुछ भी क्यों ना हो, इस संबंध में वह कभी भी कहीं भी किसी से भी कोई बात नहीं करेगी और अविनाश को तो बिल्कुल ही नहीं बताएगी। उसकी मां ने उसे उसी गांव की 16 साल पहले हुई घटना का पूरा वृतांत सुनाया। उन्होंने बताया कि इसी गांव की एक लड़की जो उनकी बिरादरी की ही थी को अविनाश के चाचा सूरज सिंह से प्यार हो गया था। सूरज तब कच्ची उम्र के ही थे। वह लड़की अविनाश के चाचा सूरज सिंह के बच्चे की मां बनने वाली थी। ठाकुर के आदमी सूरज सिंह तथा लड़की के रोते चीखते माँ बाप किसी बात को ना सुनते हुए उस लड़की को रात को उठा ले गए और अविनाश के दादाजी ने उस लड़की के साथ रात भर पीछे की मर्दाना कोठी में बलात्कार किया और अगले दिन उसकी लाश गंगा में तैरती मिली थी। अनुजा की मम्मी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उनकी इकलौती बेटी के साथ भी वही घटनाक्रम इतिहास की तरह दोबारा दोहराया जाए। डरी हुई अनुजा ने अपने वचन का मान रखा और जब उसे पक्का पता चला गया कि पेपर दे करके उसी रात उसे गांव छोड़ देना है, वह गांव से बाहर अपने नाना के पास जा करके रहेगी और गांव पर अब उसे कभी भी नहीं आना है। इसलिए भयभीत अनुजा ने किसी तरीके से अपने पेपर तो दिए, पर अविनाश को उसके घर पर चले रहे घटनाक्रम के बारे में कुछ भी नहीं बताया। बस उसने एक चिट्ठी लिखी और उसके साथ एक फूल तथा वह गुड़िया जो कि उसे प्राणों से ज्यादा प्यारी थी, एल्युमिनियम की संदूक में रख करके ताला लगा करके उसने अविनाश बाबू को दे दी। वह जानती थी कि उत्सुकता बस अविनाश यदि बॉक्स खोल लेंगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। वह उनके जीवन से दूर नहीं जा पाएगी और उसके कारण गांव में जो बखेड़ा खड़ा होगा उसकी कल्पना करके ही उसके हाथ पैर फूल गए थे। इसी कारण उसने अविनाश से यही कहा था कि वह उसकी अमानत इस संदूक को संभाल कर रखे और उसे कभी खोले ना। उसने सोचा था कि जब कुछ वर्षों बाद अविनाश जब बॉक्स को खोलेगा तब कम से कम वह उसे और उसके प्यार को दोष तो नहीं दे पाएंगे। उसे अब भी यही भ्रम था कि शायद अविनाश ने उसके बाद उस बॉक्स को खोला ही नहीं होगा। अनुजा को थोड़ी देर के लिए पूरा चेत हुआ और वह अपने अतीत से निकल करके बाहर आ गई, पर उसका दिमाग अभी उसके प्रिय अविनाश के बारे में ही सोच रहा था। उसे बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी कि उसका अनुराग जाने कैसा होगा। अविनाश के बारे में सोचते सोचते वह दोबारा अपने अतीत में खो गई। उससे आगे की घटनाक्रम चलचित्र की भांति उसके दिमाग में चलने लगी। उसके नाना जी को मम्मी ने सारा घटनाक्रम ठीक से समझा दिया था, इसलिए उसके नाना जी उसे लेकर के आगरा चले गए, जहां पर उनकी एक पुरानी कोठी थी। नाना जी की आर्थिक स्थिति ठीक थी। उन्होंने अनुजा को वहां के एक नामी स्कूल में डाल दिया। अनुजा यद्यप पढ़ने में बहुत अच्छी थी, पर उसे अंग्रेजी का ज्ञान कम था। पूरे 1 बरस क्लास में भी इंग्लिश में पढ़ाया जाता था। अनुजा को उसमें बहुत कम समझ में आ पाता था, पर उसने धीरे धीरे मेहनत करके अंग्रेजी को काम चलाऊ ज्ञान प्राप्त कर लिया और अब कक्षा 10 में आई तो वह अन्य बच्चों के बराबर अंग्रेजी जानने लगी थी और कक्षा 9 में जो उसके नंबरों में कमी आई थी, कक्षा 10 में वह अपने कक्षा 8 के रिकॉर्ड से कहीं अच्छे करके बोर्ड परीक्षा में 85% ले आई थी। कहते हैं ईश्वर जो करता है वह अच्छा ही करता है। क्योंकि उसकी अंग्रेजी कमजोर थी, इस कारण क्लास का अंग्रेजी में पढ़ाया हुआ उसे ज्यादा समझ में नहीं आ पाता था, इसलिए वह बहुत ज्यादा मेहनत करने में व्यस्त हो गई।
गई और अपने उस गांव और अविनाश के बारे में सोचने का ज्यादा समय ही नहीं मिला। कक्षा 10 पास करने के बाद उसने विज्ञान विषय लिया और कक्षा 12 उसने फिर से 85% अंकों के साथ पास की। उसने पीएमटी के परीक्षा दी और ईश्वर की कृपा से वह उसमें सफल भी हो गई। उसका एमबीबीएस में दाखिला भी हो गया। पढ़ाई का बढ़ता बोझ और उसकी लगातार मेहनत करने की प्रवृत्ति ने उसे अविनाश के बारे में कम ही सोचने का मौका दिया। उसकी मेहनत ने अपना रंग दिखाया तथा वह एमबीबीएस की परीक्षा पास करके उत्तर प्रदेश सरकार की नौकरी में आ गई। तभी उसके नाना ने उनके ही समाज के एक सुयोग्य नौकरी पेशा लड़के दीपक कुमार से अनुजा का विवाह कर दिया। विवाह के समय अनुजा को अविनाश जी की बहुत याद आ रही थी और उसका विवाह करने का मन भी नहीं था, पर उसके पिता की बहुत खराब होती हुई तबीयत और नाना जी के अनुरोध के आगे उसकी एक ना चली और वह विवाहित होकर के आगरा में ही अपने पति के घर आ गई। उसका पति दीपक कुमार यद्यपि संपन्न परिवार का सुदर्शन व्यक्ति था और अच्छी नौकरी भी थी, पर वह एक अयास किस्म का आदमी था। वह एक नंबर का शक्की था और स्वयं भी हद दर्जे का चरित्रहीन व्यक्ति था। शराब और शबाब उसकी बहुत बड़ी कमजोरियां थी। अनुजा अपने पेशे के प्रति पूरी तरह से समर्पित थी, इस कारण वह अपने पति के साथ कम ही समय दे पाती थी। उसके पति का हमेशा यही शक रहता था कि उसके शायद किसी व्यक्ति से संबंध हैं, इसी कारण वह उसकी तरफ ध्यान नहीं देती। यही सोच करके उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े का कारण बनती रही। एक बार दीपक कुमार कहीं टूर प्रोग्राम में गए थे। वहां अपनी आदत के मुताबिक वह अपनी सहायिका के साथ रात्रि को गेस्ट हाउस में अपनी रासलीला में डूबे हुए थे कि तभी उनकी सहायिका का पति गेस्ट हाउस में आ धमका और उसने उन दोनों को आपत्तिजनक अवस्था में रंगे हाथ पकड़ लिया। उसे अपने पत्नी की इस तरह गैर मर्द के साथ रंगरलियां मनाना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने चाकू से गेस्ट हाउस में अपनी पत्नी और दीपक दोनों का नग्नावस्था में ही कत्ल कर दिया। अपने पति की बदनामी से और वहां के वातावरण से परेशान होकर के अनुजा ने आगरा की नौकरी छोड़ दी और दिल्ली में एम्स में नई नौकरी ज्वाइन कर ली। आज जतिन माझी के मिल जाने के बाद से उसके हृदय का अविनाश के प्रेम का नासूर फिर से हरा हो गया था। अविनाश जी संदूक में निकली हुई गुड़िया को अपने सीने से लगाए बहुत देर तक रोते रहे। गुड़िया को छू करके अविनाश ने ऐसा बोला था, अनुभव हो रहा था जैसे बाय फिर से 14-15 साल के वही किशोर बन गए हों जो उस समय कक्षा 8 में पढ़ा करता था। गुलाब के सुपर फूल को होले होले से उन्होंने अनेकों बार छुआ था। जब जतिन माझी ने उन्हें गंगा की बहती हुई धार से ऊपर खींच लिया था, तब एक बार अनजाने में ही अनुजा ने जब उन्हें कस करके पकड़ा था, उसके गुलाब की पंखुड़ियों से हाथ उनके सीने में चिपक से गए थे और उन्होंने हौले से उसके ओंठों को अपनी उंगलियों से छुआ था। आज उन्हें गुलाब के पंक्तियों को छू करके वही एहसास हुआ और उनका दिल जोर जोर से अनुजा अनुजा पुकार करके धड़कने लगा। अभी तक उन्हें यह एहसास था कि सिर्फ वही अनुजा को एक तरफा प्यार करते हैं, पर आज अनुजा की चिट्ठी उन्हें चीख चीख करके बता रही थी कि अनुजा उन्हें उससे कहीं ज्यादा प्यार करती है जितना कि वो उससे करते हैं। बस आज उसके मन में एक ही बात बार बार आ रही थी कि फिर ऐसा क्या हुआ कि अनुजा उनसे एक बार भी मिलने नहीं आई। वह कितने बार सिर्फ अनुजा से मिलने के लिए ही गाहे बगाहे अपने गांव गए। हर बार अनुजा के घर के सामने से गुजरते हुए भी और प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने यह जानने का प्रयास भी किया कि अनुजा गांव क्यों नहीं आ रही है, पर उन्हें कुछ भी पता नहीं चल सका। उन्हें ऐसा कुछ महसूस हुआ कि किसी अदृश्य लोहे की दीवार में उनसे उनकी अनुजा को हमेशा के लिए अलग कर दिया है। निराश हो करके अब वह गांव जाते ही नहीं थे। एक पल को होने लगा उन्हें लगा कि शायद अनुजा उन्हें प्यार नहीं करती। वह बस एक साधारण दोस्त थी जो कक्षा 8 तक जब तक उनके साथ रही, दोस्ती निभाती रही और फिर अब अपने नए दोस्तों में रच बस गई। पर अगले ही पल उनका दिल बार बार यही कहता कि नहीं, अनुजा सिर्फ उनकी थी, उनकी है और उनकी
उनकी ही रहेगी। वे कभी अपने पागल दिल को समझा ही नहीं पाए कि जो चला गया उसे भूल जा। उन्हीं दिनों सुनील दत्त की नई फिल्म मिलन टाकीज में प्रदर्शित हुई। उसकी गंगा किनारे की कहानी अविनाश जी के दिल के बहुत करीब थी। उन्होंने वह फिल्म कई बार देखी। हर दफा उन्हें यही महसूस हुआ कि इस फिल्म की कहानी की तरह अनुजा भी सिर्फ उनकी है, युग युगांतर से सिर्फ उनकी ही है और उनके लिए ही इस जन्म में दोबारा पृथ्वी पर आई है। जब भी रेडियो पर यह गाना आता कि वह सब कुछ छोड़ करके इस गाने को ध्यान से सुनने में लग जाता और उसके साथ गाने भी लगते। हम तुम युग युग से ये गीत मिलन के गाते रहेंगे। हम तुम जग में जीवन साथी बन के आते रहेंगे। जब जब हमने जीवन पाया, जब जब ये रूप सजा सजना, हर बार तुम्ही ने मांगे भरी, तुमने ही पहनाया कंगना। हम फूल बने या राख बने पर साथ नहीं छूटे अपना, हर बार तुम आन बसे इन आंखों में बन के सपना। हम तुम युग युग के संयोग से आज भी अनायास ही रेडियो पर यही गाना फिर से बज उठा और गुड़िया को हृदय से लगाए अविनाश एक बार फिर बुदबुदाने लगा, अनुजा तुम फिर मेरी हो सिर्फ मेरी। दर्द की एक तेज टीस उनकी आंतों में उठी और तभी नौकरानी उनकी चाय ले करके आ गई थी। उन्होंने कहा, अविनाश यह खिलौना तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? यह तो मेरा देखा हुआ खिलौना है। बीमार अविनाश कुछ बोल ना सका, बस उन्होंने खिलौने को अपने हृदय से लगा लिया। उनकी माँ की अनुभवी आंखों ने 20 साल पुरानी एक घटना को उसी वक्त पढ़ लिया। उन्होंने संदूक की तरफ देखा। एल्युमिनियम की संदूक को देखते ही उन्हें अनुजा की वह घटना याद आ गई जब बुखार में तपते हुए अविनाश का हाथ में उन्हें अनुजा की वह घटना याद आ गई जब बुखार में तपते हुए अविनाश का हाथ में हाथ थाम करके वह दिन भर सारी लाज और मर्यादा छोड़ करके उसके बिस्तर के पास ही बैठी रही। उन्हें तभी याद आया कि अविनाश के साथ खेलते हुए और स्कूल जाते हुए अनुजा के हाथ में अक्सर यह गुड़िया होती थी। कभी कभी तो उन्होंने भी अनुजा को छेड़ते हुए कहा था, अब तो तुम बड़ी हो गई हो, फिर गुड़िया का अपनी छाती से क्यों लगाए घूमती हो। उन्हें याद आया अनुजा ने कहा था, यह मेरी सबसे प्यारी सहेली है और अविनाश की भी, इसलिए उसे ले करके स्कूल तक भी जाती है। उस समय अविनाश की माँ इस बात का मर्म नहीं जान पाई थी। आज उन्हें यह बात एकदम स्पष्ट समझ में आ रही थी और उन्हें यह भी समझ आ रहा था कि अनुजा के जाने के बाद उनका बेटा गांव छोड़ करके एकदम बैरागी की तरह कोलकाता क्यों चला गया था, फिर उसने गांव में आना ही क्यों बंद कर दिया था। आज उन्हें स्पष्ट में आ रहा था कि यह प्रेम की दीवानगी ही थी कि अविनाश का दुनियादारी से बुरी तरीके से मोह भंग हो चुका था। अब भी उसके विवाह की बात की जाती थी, उसे कभी भी किसी भी लड़की को देखने तक का मन नहीं करता था। आज उन्हें समझ में आ रहा था कि वह दुबली पतली गोरे रंग वाली सुंदर सी अनुजा उनके बेटे के हृदय सिंहासन की उसी समय अधिष्ठात्री बन चुकी थी। आज जब उनका बेटा मृत्युशैया पर लेटा हुआ था तब उसने अपने बेटे की अपेक्षा समझ में आई थी और उन्हें आज यह महसूस हो रहा था कि किसी तरीके से भी हो उनके बच्चे की अंतिम इच्छा अवश्य पूरी कर दी जाए। अनुजा का तो उसके नाना जी ने विवाह कर दिया, अब अनुजा को वे कहां से ला सकती हैं। अपनी और अपनी बेटी की मजबूरी पर आज मजबूर माँ का दिल फूट फूट करके रो रहा था और वस्तु स्थिति में भी उनकी आंखों से अपने बेटे के अधूरे प्यार की कहानी पर झरझर के आंसू बह रहे थे। उन्होंने असाध्य बीमारी के असहनीय दर्द से कराहते हुए अपने बेटे को उठा करके अपने सीने से लगा लिया। उनकी स्थिति आज उस असहाय माँ की तरह हो रही थी जिसका बेटा किसी महंगे खिलौने की चाह रख करके रो रहा हो और मजबूर माँ उसके लिए वह खिलौना भी ला करके ना दे सके। उनके हाथ आज पहली बार अपने बेटे की मांग पूरी करने के लिए दीवार पर लगी हुई माँ भगवती की प्रतिमा की ओर जुड़ गए और मन ही मन में अपने बेटे की कामना पूरी करने की स्तुति करती रही। अविनाश को दर्द के बीच दवा के प्रभाव से थोड़ी देर को मूर्छा सी आ गई और बंद आंखों में उनकी अनुजा की वही छवि उभर आई जो उन्हें नाव में सीने से चिपका करके रो पड़ी थी। अचेतन में थोड़ी देर बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे वह गांव में है और उनका शरीर बुखार से तप रहा है और उनकी अनुजा उनके पास उनका हाथ थामे बैठी है। उनके ठीक होने की माँ भगवती से कामना कर रही है। उनकी नींद टूट गई। सपने में ही सही अपनी अनुजा को अपने साथ देख
करके उनका हृदय थोड़ी देर के लिए प्रसन्नता से भर गया। आज पहली बार, हाँ इतने समय के बाद पहली बार उन्हें अपनी बीमारी से लड़ने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। आज उन्हें प्यार की शक्ति का पहली बार एहसास हुआ और उन्हें लगा कि अब उन्हें हर हाल में जीना ही होगा अपने लिए, और एक बार कम से कम अपनी अनुजा को देख लेने के लिए उनका जीना बहुत जरूरी है। आज उनका अंतर्मन कैंसर से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका था। दवा से परहेज करने वाले और दवा को छुपाकर फेंक देने वाले अविनाश जी ने आंख खोल करके अपनी मां को आवाज लगा करके अपनी शाम की दवाई मंगाई और खा ली, तथा उन्होंने कहा, मां हमको आज शाम को ही अस्पताल चल करके डॉक्टर को भी दिखा लेना चाहिए, क्या पता शायद मैं ठीक ही हो जाऊं। डॉक्टर सरोज कह रही थी कि मेरा ठीक होना मेरी इच्छा शक्ति पर बहुत निर्भर करता है। मां, अब मैं जीना चाहता हूं और ठीक भी होना चाहता हूं। हालांकि मैं जानता हूं कि अब बहुत देर हो चुकी है, पर मां मुझे अब तो ठीक होना ही है। चलो मां, मुझे कार से लेकर के सीधे डॉक्टर के घर चलो। बेटे के मन में जीने की और ठीक होने की ऐसी उत्कंठा पहली बार देख करके माता हृदय खुशी से झूम उठा, पर यथार्थ को याद करके एक बार फिर उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने तुरंत ही नौकरानी को भिजवा करके नीचे खड़ी अपनी कार ठीक करवाई और ड्राइवर को बुला करके अनुराग जी को लिफ्ट की मदद से नीचे ले आए और डॉक्टर के घर ले गए। डॉक्टर सरोज को भी अविनाश जी में आए परिवर्तन से एक बार को हल्की सी आशा जगी कि शायद उनका मौत के मुंह से एकदम करीब जाता यह मरीज ठीक हो जाए, पर अगले पल ही अपने मरीज की वास्तविक स्थिति उनकी इस आशा को थोड़ा कमजोर कर गई। पर फिर भी उन्होंने विश्वास कर अविनाश को कहा, देखो अविनाश जी, यदि आपके मन में ठीक होने की तीव्र उत्कंठा है तो विश्वास कीजिए आपकी आंतरिक इच्छा शक्ति आपको एकदम ठीक कर देगी। आपका कैंसर केवल सेकंड स्टेज का कैंसर है और उसे ऑपरेशन करके निकाल भी दिया गया है। इस स्टेज में 50% व्यक्ति ठीक हो जाते हैं और आधे व्यक्ति जो अपना मनोबल खो देते हैं वह दुनिया से चले जाते हैं। यह तो अब आप पर ही है कि आप इस दुनिया में अपने अधूरे सपने पूरे करने के लिए जीना चाहते हैं या नहीं। यदि जीना है तो अपनी इच्छा शक्ति को मरने मत देना और देखना आप एकदम ठीक हो जाओगे। अनुजा को एक बार खोज लेने की अविनाश की उत्कृष्टा अभिलाषा और उस चिट्ठी तथा गुलाब के उस फूल ने आज अविनाश को जीने की एक नई प्रेरणा दी थी और अब उन्हें यह हर हालत में ठीक होना ही था। डॉक्टर के यहाँ से लौट करके आने के बाद अब वह समय से मांग करके माँ से उनके हाथ से खाना भी खा लेते थे और जूस वगैरह भी अपने आप मांग करके पीने लगे थे, तथा अपने फ्लैट में ही बिस्तर से उठ करके यहाँ से वहाँ तक अपनी माँ का हाथ थामे घूमते रहते थे। 7 दिन बाद जब वह दोबारा डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर उनमें हो रहे परिवर्तन को लेकर के काफी संतुष्ट थी और वह जानती थी कि 7 दिन या 1-2 महीने में कैंसर से पूरी तरह रिकवरी लगभग असंभव ही है। पर फिर भी अविनाश में आए हुए पॉजिटिव परिवर्तनों को लेकर के एक डॉक्टर की हैसियत से बहुत संतुष्ट और खुश थी। उन्होंने नेचुरल थेरेपी करने वाली डॉक्टर को बुला करके अविनाश जी के लिए प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से भी शुरू करवाने की सलाह दे दी और उस डॉक्टर की सलाह पर अविनाश जी ने घूमना फिरना, छोटे मोटे योगासन तथा गेहूं के हरे पौधों का जूस लेना नियमित रूप से शुरू कर दिया। अनुराग जी को अब जब भी समय मिलता तो वह अपने रिकॉर्डर में लगा करके मिलन का कोई ना कोई गीत सुनते रहते थे। आज मिलन का वह दूसरा गीत सुन रहे थे। यह गीत क्योंकि गंगा नदी पर फिल्माया गया था, इस कारण उस पालदार नाव के कारण, उस जीतू माझी के कारण उन्हें अपने दिल के बहुत करीब महसूस होते थे। गाने में मुझे उन्हें सुनील दत्त और नूतन की जगह वह और अनुजा ही नजर आते थे और अपने सपनों की दुनिया में फिर से खो जाते थे। सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे वनमा नाचे मोर, मर्जी है तुम्हारी ले जाओ जिस ओर। अब अविनाश की इच्छा शक्ति दर्द और बीमारी पर भारी पड़ने लगी थी। अब अविनाश स्थिति तेज भंवर में फंसे हुए उस इंसान की तरह हो गई थी जो अपने आप को बचाने के लिए पूरी शक्ति से भंवर से संघर्ष कर रहे हों। उनके मन में एक बार अपनी प्रेसी अनुजा को देखने की एक हसरत बहुत बलवती हो उठी थी और उसके लिए उनका ठीक होना बेहद जरूरी था। शायद यही कारण था कि उनमें और उनकी तबीयत में, तन और मन में सुधार के लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे थे। उन्होंने वह पत्र और गुलाब का फूल तथा गुड़िया
उसी बक्से में रख करके माता रानी के चरणों में टेबल पर सजा करके रख दिए थे। एक दिन जब अविनाश जी ड्राइवर के साथ उसका हाथ पकड़ करके नीचे पार्क में घूमने गए थे तो उनकी मां ने धीमे से उस संदूकची को खोल करके अनुजा का वह पत्र पढ़ लिया और उस लड़की का पवित्र प्यार देख करके उनकी आंखें भर आई, क्योंकि उन्होंने भी ऐसे ही उसी उम्र में उनके गांव के एक लड़के से इसी तरीके से प्यार किया था, पर वह लड़का उनके बीच में कभी भी आ ही नहीं सका था। अनुजा से मिलने के बाद यदि अनुजा अविनाश की जिंदगी में आ जाती है तो शायद उनका बेटा ठीक हो जाए। हालांकि ऐसा अब हो भी सकता है। इस असंभव बात को सोच करके उनकी आंखों से आंसू बहने के लिए बह निकले और उन्होंने संभाल करके वह पत्र उसी बॉक्स में रख करके माँ भगवती के चरणों में यथावत रख दिया। उन्होंने सच्चे दिल से माँ भगवती से अपने बेटे की तबीयत ठीक होने की और उसके जीवन में फिर से खुशियां वापस लाने की प्रार्थना की तथा माँ के चरणों के पास आरती करके दीपक जला करके रख दिया। अनुजा जब से जतिन माझी से मिली थी उसके मन में सारे बंधन तोड़ करके अविनाश जी से मिलने की उत्कृष्ट इच्छा हो रही थी। एक बार तो उसके मन में आया कि अब अविनाश जी से मिलने से फायदा ही क्या है, उसकी शादी भी हो चुकी है, फिर वह विधवा भी हो गई है और क्या पता शायद अविनाश बाबू की भी शादी हो चुकी हो। हालांकि जतिन ने उनके विवाह के बारे में कुछ बताया नहीं था। डॉक्टर होने के नाते वह अच्छी तरीके से जानती थी कि कैंसर का अर्थ क्या होता है और वह भी जब सेकंड स्टेज का कैंसर हो तो उसका मतलब क्या होता है। यही सोच करके कि शायद इसके बाद वह अविनाश जी से फिर क्या पता कभी मिल भी पाएगी या नहीं, उसने तुरंत अपनी छुट्टी की दरख्वास्त डाली और एक अटैची में थोड़े से कपड़े और जरूरी सामान रख करके वह एयरपोर्ट की ओर चल दी। उसने टैक्सी में बैठने से पहले ही एजेंसी से अपनी दिल्ली से कोलकाता जाने वाली फ्लाइट का टिकट बुक कर लिया और एयरपोर्ट पर चेक इन कराकर सीधी फ्लाइट में जा बैठी। लगभग 2 घंटे में वह कोलकाता में थी। कोलकाता में उतर करके उसने गोपालगंज के लिए टैक्सी ली और टैक्सी में बैठ करके वह सीधे राधा कृष्ण मंदिर जा पहुंची। यहाँ का पता जतिन माझी ने उसे दिया था। वहां पर अविनाश का घर खोजने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। अविनाश के घर में ताला लगा हुआ था। अविनाश आजकल समुद्र तट के किनारे साल्ट लेक के पास रह रहे थे। घर के नौकर ने उन्हें अविनाश जी का पता दे दिया और टैक्सी लेकर के अनुजा सीधे साल्ट लेक अमोद अपार्टमेंट के 12वें माले पर जा पहुंची। अपार्टमेंट के दरवाजे पर पहुंचने के बाद वह दरवाजे पर थोड़ी देर के लिए खड़ी रह गई। दरवाजे पर खड़े होने के बाद उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। आज वह डॉक्टर अनुजा नहीं रह गई थी। आज वह वही कक्षा 8 में पढ़ने वाली चंचल 2 चोटी वाली लड़की बन गई थी जो अविनाश के साथ पढ़ा करती थी। आज उसका मन इतना प्रफुल्लित था कि वह एक पल को भूल ही गई कि उसका अविनाश कैंसर का मरीज है। उसने कांपते हाथों से डोर बेल के स्विच पर उंगली रखी और घंटी की आवाज के बाद नौकरानी ने दरवाजा खोल दिया। उसने नौकरानी से पूछा, अविनाश जी कहाँ हैं? नौकरानी ने उंगली के इशारे से बिस्तर पर चादर ओढ़ करके लेटे शख्स की ओर इशारा कर दिया। अनुजा अटैची एक तरफ रख करके सीधे पलंग के पास गई और हौले से उसने अविनाश के चेहरे से चादर हटा दी। अविनाश उसे पलंग पर सोता हुआ एक भोला सा वही किशोर नजर आया जो उसके साथ खेला करता था। हालांकि अविनाश की सेहत बहुत खराब हो चुकी थी पर उसका रंग रूप अब भी यथावत था। उसने बिना एक शब्द बोले अपनी उंगलियां अविनाश के चेहरे पर और उसके माथे पर फिराई। नींद में ही अविनाश ने उसका नाम पुकारा, अनुजा। 20 साल बाद अपने नाम को अविनाश के मुंह से सुन करके अनुजा अपने आप पर नियंत्रण ना रख सकी और वह सीधे अविनाश के ऊपर झुक करके उसके ओंठ अविनाश के चेहरे पर ताबड़तोड़ चुंबनों की बरसात करने लगे। अनुजा के शरीर का स्पर्श पा करके अविनाश जी की नींद खुल गई और उन्होंने आंखें खोल करके देखा। उनके ऊपर झुकी हुई अनुजा को पहचानने में उन्हें एक क्षण भी नहीं लगा, पर उन्हें अब भी विश्वास नहीं हो पा रहा था कि वह सच में अनुजा है या फिर हमेशा की भांति वे केवल एक सपना देख रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपना हाथ उठा करके दूसरे हाथ में जोर से चिकोटी काटी। उन्हें बहुत तेज दर्द हुआ और तब भी उन्हें अपने सामने अनुजा दिखती रही। इस बार उन्होंने अपनी दोनों बाहें फैला करके अनुजा को अपनी बाहों में भर लिया और बोले, तुम कहाँ चली गई थी अनुजा मुझे अकेला छोड़ करके?
इतने दिन इतने साल मैं हर पल तुम्हारा इंतजार करता रहा, लेकिन तुम्हारा कुछ पता नहीं चला। तुम कितनी निर्मोही हो गई थी कि मुझे बिना बताए अकेला छोड़ करके एकदम गुम हो गई। अनुजा कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। उसकी रो रो करके हिचकियां बंध गई थी। उसके हाथ लगातार अविनाश को छू छू करके महसूस कर रहे थे और अविनाश उसे अपनी कमजोर बाहों में कस करके जकड़े हुए था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर उन्होंने हाथ खोले तो यह मायावी अनुजा उनके बंधन से मुक्त हो करके हवा में उड़ जाएगी। अनुजा ने उन्हें कक्षा 8 की परीक्षा के दिन की सारी बातें बताई और यह भी बताया कि क्यों उसकी मम्मी ने अविनाश के परिवार वालों से डर करके उसे रातों रात उसके नाना के पास आगरा भेज दिया था। अविनाश को अब सारी बात समझ में आ गई। उन्हें यह भी समझ में आ गया कि क्यों उसके बाद अनुजा गांव में कभी दिखाई नहीं दी। अविनाश ने अब ध्यान से अनुजा के चेहरे की तरफ देखा। अनुजा अब पहले जैसे नहीं रह गई थी। लगभग 35 साल की अधेड़ उम्र उसके चेहरे पर अपना प्रभाव छोड़ गई थी। हालांकि अब वह बहुत सुंदर लग रही थी, पर उसका बचपन अब काफी पीछे छूट गया था। अविनाश अपने मन में बसी हुई अनुजा की छवि से सामने खड़ी हुई अनुजा की तुलना कर रहा था। क्योंकि अनुजा एक डॉक्टर थी, इस कारण उसने अपने आप को एकदम फिट कर रखा था। उसके शरीर पर लेस मात्र भी फालतू चर्बी कहीं पर भी नहीं थी। अब वह पहले से भी गोरी और स्मार्ट हो गई थी। पढ़ाई लिखाई और नौकरी का प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर साफ नजर आ रहा था। अविनाश ने अनुजा को अभी भी अपनी बाहों में जकड़ रखा था। अविनाश ने कांपते हुए स्वर में अनुजा से कहा, अनुजा, मैंने तुमसे जो वादा किया था कि मैं तुम्हारा एल्युमिनियम का यह बॉक्स कभी नहीं खोलूंगा, पर देखो मैंने यह वादा तोड़ दिया। मुझे हर पल अपने पास मृत्यु नजदीक आती दिखाई दे रही थी, इसलिए मैंने सोचा मरने के पहले तुम्हारा यह बॉक्स खोल करके तो देख लूं कि इसमें क्या है। इसलिए मैंने तुम्हारी अमानत को तुम्हारी बिना अनुमति के ही खोल लिया। तो क्या तुम्हें पता चल गया कि मैंने तुम्हें हमेशा से कितना प्यार किया है? अविनाश, तुम शुरू से ही मेरे लिए मेरे प्यार रहे हो। तुम ही तो मेरे देवता रहे हो। हाँ, तुम्हारी उस चिट्ठी और उस गुलाब के फूल तथा तुम्हारी उस प्यारी गुड़िया के कारण मेरे मन में अब दोबारा जीने की ललक जाग उठी है। इस घटना को आज लगभग 8 दिन हो गए हैं। तभी से अब मैं फिर से जीना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल नहीं मरना चाहता। कांपते हुए अविनाश ने आगे कहा, अनुजा, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, बहुत लंबा, बहुत दिनों तक जीना चाहता हूँ। एल्युमिनियम की कुंडी टूटी संदूकची उठा करके अनुजा के हाथों में उसे सौंप दी और बोले, मैं यही तुम्हारी एल्युमिनियम की संदूकची तुम्हें वापस दे दूंगा, पर तुम्हारी यह गुड़िया और जो गुलाब का फूल तुमने मेरे लिए दिया था तथा तुम्हारा यह पत्र जो तुमने मेरे लिए लिखा था, बस यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। यह मेरी है, जिसे मैंने माँ भगवती के चरणों में संभाल कर रखा है। मेरा विश्वास करो अनुजा, मैं जितना प्यार तुम्हें बचपन से ही करता आया हूँ, उससे भी कहीं हजारों गुना प्यार तुम्हारे लिए आज भी मेरे दिल में है। और मेरी आत्मा आज भी यह महसूस करती है कि जितना प्यार मैं तुम्हें करता हूँ, उससे कहीं ज्यादा प्यार तो तुम मुझसे करती रही हो। अनुजा कुछ नहीं बोली, बस उसकी बाहें दोबारा अविनाश के चारों ओर लिपट गई और एक बार फिर आंखें बंद करके उसने अविनाश के चेहरे पर चुंबनों की झड़ी लगा दी। दरवाजे के पीछे खड़ी नौकरानी उन दोनों का आत्मिक प्यार देख करके भाव विभोर हो करके अपनी आंखें नम करके खड़ी थी। उसे इस प्यार से दूर दूर तक वासना का एक अंश भी नजर नहीं आ रहा था। अविनाश की मम्मी पूजा करने के लिए पास के मंदिर में गई थी और अब उनके मंदिर से वापस लौट कर आने का समय हो गया था। अनुजा अविनाश के बिस्तर पर ही बैठी हुई थी और अविनाश के सिर को अपने हाथ से सहला रही थी कि तभी पूजा खत्म करके अविनाश की माताजी ऊपर फ्लैट में आ गई। उन्हें एक अजनबी महिला को अविनाश के पास बैठे देख करके पहले थोड़ा अचरज हुआ, पर जब गौर से उन्होंने देखा तो उन्हें कोई संदेह नहीं रहा कि यह अनुजा ही है। वह पूजा की थाली और प्रसाद लेकर के अविनाश के पास गई। उन्होंने अविनाश और अनुजा को प्रसाद दिया। अनुजा ने माँ के पैर छुए। खुश रहो बेटी, आजकल क्या कर रही हो? तुम तो 8वीं के बाद गांव से ऐसे गई कि तुम्हारा कुछ पता ही नहीं चला। कहते हुए उन्होंने स्नेह से अनुजा को गले से लगा लिया। अनुजा ने उन्हें सिर्फ इतना ही बताया कि 8वीं पास करने के बाद वह नाना जी के पास आगरा चली गई थी और वहीं पर उसने डॉक्टरी की पढ़ाई की और अब एम्स में नौकरी कर रही है। पर वह एकाएक हमेशा के लिए गांव से क्यों चली गई थी, यह कारण उसने मम्मी को नहीं बताया।
आया और बेटी सुना था तुम्हारा विवाह हो गया है। माँ ने पूछा, हाँ मम्मी, मेरा विवाह भी हो गया था और मेरे पति एक दुर्घटना में मारे भी गए। कहते हुए अनुजा की सूनी सी आंखों में आंसू भर आए। अविनाश की मम्मी, क्योंकि अनुजा की कक्षा 8 में उसकी अपने बेटे की लिखी हुई वह चिट्ठी पढ़ चुकी थी जिसमें अनुजा ने अविनाश के प्रति अपने असीम प्रेम का वर्णन किया था, इसलिए उन्हें अनुजा की विधवा हो जाने से कुछ दुख नहीं हुआ, पर एक संतोष भी अनुभव हुआ कि यदि आवश्यक होगा तो शायद अविनाश अनुजा से विवाह कर ले। यही सोच करके उनके मन में एक अंतर्द्वंद शुरू हो गया। उन्हें एक खानदानी बहू लाने का बहुत अरमान था और कहा यह विजाती विधवा जो उनके बेटे के लिए बहुत ज्यादा प्यारी थी, उसका जीवन में आना। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अनुजा के आने पर वह खुश हो या दुखी। अनुजा का साथ उनके बेटे के लिए जीवनदायी था, पर अविनाश के पापा इस बात को शायद कभी स्वीकार नहीं करेंगे। यही अंतर्द्वंद उनके हृदय बेंधे जा रहा था। अविनाश की मां ने अपने दिल की बात सुनते हुए ही उनके बेटे के लिए अनुजा ही सर्वश्रेष्ठ रहेगी, उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे सांत्वना दी। अनुजा ने मम्मी से अविनाश के इलाज के सारे पेपर मांगे और उन्हें ध्यान से देखा। अविनाश के कैंसर की केस हिस्ट्री देख करके उसने मम्मी से कहा, मम्मी यदि आप उचित समझें तो मेरी यह राय है कि हमें तुरंत ही अविनाश को लेकर के एम्स हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए। एम्स में क्योंकि मैं काम भी करती हूं, इस कारण मेरे डॉक्टरों से अच्छी परिचय है। अविनाश का वहां पूरा इलाज हो सकता है तथा वह कैंसर मुक्त भी हो सकते हैं। अविनाश की मम्मी ने कहा, इच्छा तो मेरी भी यही है, मैं एक बार अविनाश के बाबूजी से पूछ लेती हूं। अविनाश के बाबूजी से मम्मी जी फोन पर बात कर ली। अविनाश के बाबूजी ने अपने बेटे के हित में सहर्ष एम्स में इलाज की स्वीकृति दे दी। कोलकाता में अनुज ने सबसे पहले उस हॉस्पिटल में जहां अविनाश का इलाज चल रहा था जाकर के डॉक्टर से अविनाश के केस के बारे में पूरी जानकारी ले ली और कुछ और रिपोर्ट जो भी हॉस्पिटल में थी उन्हें भी उसने ले लिया। सारे सामान के साथ अनुजा और अविनाश वापस घर आ गए। सभी आवश्यक सामान अपने साथ ले जाकर के अनुजा अविनाश उनकी मम्मी को लेकर के फ्लाइट से दिल्ली वापस आ गई। अगले दिन सुबह अनुजा अविनाश और उनकी मम्मी को लेकर के एम्स हॉस्पिटल के कैंसर विभाग में पहुंची। उसने डॉक्टर को सारे कागजात और सारी रिपोर्ट्स दिखाई। डॉक्टर ने बताया कि इनका कैंसर वाले आंत का हिस्सा तो ऑपरेशन से निकल चुका है, पर शायद यह हिम्मत हार चुके हैं, इसी कारण इन पर इलाज का असर नहीं हो रहा है। अभी इनकी दवाई बदल देते हैं और इनको प्रतिदिन घूमने जाना चाहिए, ठीक से खाना चाहिए और किसी चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि यह समय से सोएंगे और जगेंगे तथा यह दवाइयां नियमित लेते रहेंगे तो निश्चित तौर पर इनकी रिकवरी के पूरे चांस हैं। अविनाश ने कहा, डॉक्टर पहले मेरे जीने की इच्छा नहीं थी, पर अब मैं जीना चाहता हूँ, बहुत जीना चाहता हूँ। बस आप मेरा इलाज कीजिए और बाकी मुझसे जो भी बन सकेगा मैं अवश्य करूँगा। अनुजा डॉक्टर की बात सुन करके बहुत खुश हुई। हालांकि वह खुद भी डॉक्टर थी, पर फिर भी अविनाश जैसा मरीज जो उसका सब कुछ था, उसके इलाज की बारी आने पर वह बहुत अधिक अधीर हो गई थी। अब अविनाश का इलाज एम्स में शुरू हो गया। अविनाश अब नियमित तौर पर दवाएं खाता, फलों का रस पीते और सबसे ज्यादा बड़ी बात उन्हें अनुजा की देख रेख में रहने को मिल रहा है, जो उसे कठिन अनुशासन में रख करके डॉक्टर द्वारा बताई गई सारी प्रक्रियाओं का पालन करा रही है। अविनाश की हालत में जितना सुधार इलाज और दवाइयों से आ रहा था, उससे कई गुना ज्यादा अनुजा की उपस्थिति से, उसके स्नेह से और उसके प्यार से आ रहा था। अनुजा की उपस्थिति मात्र ने, उसके स्नेह भरे स्पर्श और उसकी बातों ने अविनाश के मन को कई नई ऊर्जा से भर दिया था। अविनाश की हालत में दिनों दिन सुधार आता जा रहा था। अविनाश की मां यह बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं कि उनके बेटे के प्राणों को वापस लाने में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अनुजा का ही हाथ है। अनुजा अविनाश की सेवा में बिल्कुल वैसे ही लग गई जैसे वह अविनाश की कोई अपनी बहन या पत्नी हो। दिनों दिन अविनाश की हालत में सुधार आता जा रहा था।
पर तभी अविनाश का एक और रूटीन टेस्ट हुआ और उस टेस्ट की रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि अविनाश का कैंसर अब अमाशय में होना शुरू हो रहा है। अनुजा जानती थी कि यदि कैंसर एक बार दोबारा शरीर में आ जाए तो फिर मरीज के बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अनुजा ने एम्स के डॉक्टर जो कि अविनाश का कैंसर का इलाज कर रहे थे से कह करके अविनाश को अमेरिका के कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ले जाने के लिए बात कर ली। अनुजा ने अपने पास जो भी पैसा था बैंक से सारा पैसा निकाल लिया और वह पैसा इतना नहीं था जिससे अमेरिका जैसी जगह में अविनाश का कैंसर का इलाज करवाया जा सके। उसने अविनाश की मम्मी से कहा, मम्मी अविनाश को अभी तुरंत ही अमेरिका इलाज के लिए ले जाना पड़ेगा। अविनाश की बीमारी अब दोबारा से उनके शरीर में फैलने लगी है। इसका एक स्पेशल इलाज अमेरिका के एक बड़े अस्पताल में संभव है। मेरे पास जो भी पैसा था वह मैंने एक एक पाई से निकाल लिया है और तब और पैसा लगेगा। आप पापा जी से कह करके पैसे का इंतजाम करवा दें तो मैं अविनाश को लेकर के 1-2 दिन में अमेरिका निकल जाऊं। वहां खर्च बहुत ही है, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप यहीं रुकें। मैं अविनाश का इलाज पूरा करवा करके वापस आपको यहीं मिलूंगी। अविनाश की तबीयत दोबारा खराब हो गई। यह सुन करके अम्मा जी बहुत घबरा गई। उन्होंने अविनाश के पापा को फोन करके अपने घर में जो भी पैसा था उसे बैंक में ट्रांसफर करवा लिया। इलाज के लिए अनुजा और अविनाश को तुरंत अमेरिका का वीजा मिल गया और अगले 2 दिनों में अविनाश को लेकर के अनुजा अमेरिका फ्रैंकफर्ट हॉस्पिटल में पहुंच गई, क्योंकि एम्स के डॉक्टर ने वहां के डॉक्टरों से पहले ही बात कर ली थी। इस कारण वहां पहुंचते ही अविनाश को स्टेम सेल थेरेपी पद्धति से इलाज शुरू किया गया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करने के बाद अनुजा को बताया कि अविनाश की रीढ़ की हड्डी का बोन मैरो खराब हो गया है और वह शरीर को किसी भी अंग में कैंसर सेल बनने के लिए प्रेरित कर रहा है। इसलिए अविनाश की रीढ़ की हड्डी के अंदर का बोन मैरो बदलना बहुत जरूरी हो गया है। उसी बोन मैरो के कारण कैंसर की नई कोशिकाएं बन रही थी। अमेरिका में बोन मैरो का इंतजाम करना बहुत कठिन बात थी। बोन मैरो का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। अविनाश की जान बचाने के लिए और बीमारी को शरीर से निकालने के लिए यह बहुत जरूरी था कि बोन मैरो ट्रांसफर जल्दी से जल्दी कर दिया जाए। अनुजा ने 2 पल सोचा और अपनी जान की परवाह न करते हुए उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब आप मेरा बोन मैरो निकाल लीजिए और उसे अविनाश के शरीर में डाल दीजिए। डॉक्टर ने हैरत से अनुजा की तरफ देखते हुए कहा, आप डॉक्टर हैं, आप जानती हैं कि बोन मैरो निकालना कितना तकलीफदेह है और आप यह भी जानती हैं कि जरा सी असावधानी में आप या तो उम्र भर के लिए अपाहिज हो जाएंगी या फिर आपकी मौत भी हो सकती है। फिर भी आप अपना बोन मैरो देने के लिए तैयार हैं। अनुजा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, हाँ मैं सब जानती हूँ डॉक्टर, पर मेरे लिए मेरी जान से भी अधिक अविनाश की रिकवरी है। यदि अविनाश मेरी जान की कीमत पर भी निरोग हो सकते हैं तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अनुजा ने ऑपरेशन की अंडरटेकिंग कर अपने दस्तखत कर दिए और बोन मैरो निकलवाने के लिए ऑपरेशन थिएटर में चली गई। बोन मैरो निकालने की अत्यंत कष्टदायी प्रक्रिया से होकर के गुजरने के बाद बोन मैरो में स्टेम सेल लगा करके डॉक्टरों ने अविनाश को बोन मैरो ट्रांसफर कर दिया। ऑपरेशन के बाद अनुजा 2 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती रही और फिर उसे रिलीव कर दिया गया। हॉस्पिटल में रिलीज हो करके वह अविनाश की देख रेख में फिर से जी जान से जुट गई। अब डॉक्टरों ने नई विधियों से अविनाश का इलाज शुरू कर दिया। अविनाश के शरीर में जो कैंसर कोशिकाओं का निर्माण शुरू हो गया था उन्हें नष्ट कर दिया गया और नई कोशिकाएं और नई कैंसर कोशिकाओं का निर्माण दवाओं के द्वारा रोक दिया गया। 15 दिनों के इलाज के बाद अविनाश अब स्वस्थ होने लगे थे, पर उनकी देख रेख करके और अपना बोन मैरो देने के बाद अनुजा का स्वास्थ्य अब गड़बड़ रहने लगा। उसके शरीर में कम ताकत बची थी। डॉक्टर ने इलाज के बाद अविनाश को अपने घर जाने की अनुमति दे दी। अविनाश और अनुजा इलाज कराने के बाद वापस एम्स दिल्ली आ गए। फ्लाइट में ही अनुजा की स्थिति खराब हो रही थी, पर वह अविनाश की जिम्मेदारी के कारण किसी तरीके से उसने
किसी तरीके से अपने ऊपर नियंत्रण करके अपनी सीट पर बैठी थी। एम्स आते ही उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती करा लिया गया। अनुजा का स्वास्थ्य होने में लगभग 7 दिन लग गए। 8वें दिन जब अनुजा का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक हुआ तो डॉक्टर ने उसे घर जाने की इजाजत दे दी। इन 7 दिनों में अविनाश और उसकी मां ने लगातार अनुजा की देख रेख की और अविनाश की मां अनुजा के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रतिदिन मंदिर में ईश्वर से प्रार्थना करती रही। अविनाश अब अपनी बीमारी के बारे में भूल गया था और उनके सामने उनकी खातिर बीमार पड़ी हुई अनुजा की देख रेख ही उनका कर्तव्य और इबादत बन गई। बीमार पड़ी अनुजा अविनाश की आंखों में अपने लिए चिंता देख करके अपने सारे दुख भूल जाती थी। उसे बीमारी से ज्यादा इस बात का नाज था कि उसका अविनाश उसके खातिर दीवानों की तरह उसके ही आसपास लगातार बना हुआ था। अविनाश अब एकदम ठीक हो चुके थे, सिर्फ थोड़ी कमजोरी थी जो 2-3 महीने में बिल्कुल ठीक हो जानी थी। अनुजा भी अब स्वस्थ हो गई थी। अविनाश का मन लगातार अनुजा के साथ रहने को ही करता था। अविनाश की मां यह चाहती थी पर अनुजा का विधवा होना उन्हें अपने बेटे के विवाह मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा लगता था। उनके मन में यही दुविधा थी कि अविनाश के पापा इस संबंध को किसी भी स्थिति में पसंद नहीं करेंगे और दूसरी चिंता होने यह थी कि अनुजा क्योंकि अब विधवा है वह अविनाश के साथ विवाह करना भी चाहेगी या नहीं। अविनाश अनुजा से अलग होने के विचार मात्र से ही कांप जाते थे, पर उनके निर्बल मन ने उन्हें अपने दिल की बात जुमा पर लाने की इसलिए अनुमति नहीं दी कि अनुजा को पहले ही कहीं विवाह हो चुका था और विधवा होने के बाद सामाजिक कारणों से शायद वह उनके साथ पत्नी बनकर रहना पसंद ना करे। वह यह सब बातें अपनी जुबान पर ला करके अनुजा को लज्जित नहीं करना चाहते थे। अनुजा भी विधवा हो जाने के बाद भी अविनाश के लिए अपने प्राण उत्सर्ग तक करने के लिए तत्पर थी, पर उसके मन में यह संकोच था कि एक विधवा से अविनाश और उसके मां किसी भी तरीके से शायद विवाह की बात स्वीकार ना करें। इसी उहापोह में वह कभी भी अपने दिल की बात अविनाश से नहीं कर पाई थी, क्योंकि अविनाश अब ठीक हो चुके थे। इससे अधिक अब दिल्ली रुकने का कोई अर्थ नहीं था। इसलिए अविनाश की मम्मी ने अनुजा से अविनाश को लेकर के घर जाने की इजाजत मांगी। सूनी आंखों से अविनाश की ओर देखते हुए अनुजा ने उनके दोनों के कोलकाता जाने की फ्लाइट के टिकट बुक कर दिए। अविनाश की आंखों में अनुजा को छोड़ करके जाने के नाम पर फिर से एक वीरानियत सी भर गई और उनका जीवन कोमल निस्तेज सा होने लगा, जिसे वह चाह करके भी अनुजा से कह ना सके। अविनाश की माताजी सब हालात को ठीक से समझ रही थी। उन्हें इस बात का एहसास था कि वह अनुजा ही थी जिसने अपनी सारी जमा पूंजी अविनाश के इलाज पर खर्च कर दी थी तथा जब उसके इलाज के लिए बोन मैरो की जरूरत थी तो उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपना बोन मैरो अविनाश के लिए दे दिया था। उसी के फलस्वरूप उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और वह अस्पताल में भर्ती रही थी। अनमने मन से अपना बैग लेकर के वह टैक्सी में बैठने लगी तो सकुचाते हुए उन्होंने अनुजा के हाथों को अपने हाथों में लेकर के पूछा, अनुजा मैं तुमसे एक बात कहूं, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? अविनाश को यह जो नया जीवन मिला है वह तुम्हारे कारण ही है। इसके शरीर में भी तुम्हारा ही बोन मैरो दौड़ रहा है। क्या तुम मेरे बेटे से विवाह करोगी? जिस चीज को सुनने के लिए अनुजा इतने वर्षों से बेकरार थी, ईश्वर ने आज उसे अचानक ही मेहरबान होकर के उसकी गोद में डाल दिया था। अनुजा भाव विभोर होकर के सन्न सी खड़ी रह गई। अनुजा की आंखों से आंसू लुढ़क गए और उसका सिर अपने आप ही अविनाश के मम्मी के कंधों पर झुक गया। हर्ष तिरेक्त में अविनाश की मम्मी ने प्यार से कस करके अनुजा को अपने सीने से लगा लिया और उसके माथों पर चुंबन अंकित करते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद अनुजा, वह हर चीज के लिए जो तुमने मेरे बेटे के लिए शुरू से अब तक की। मेरे बेटे को या यूं बहुत बहुत प्यार करते रहना और उसे संभाल करके रखना। अनुजा ने भरी आंखों से मुस्कुराते हुए सिर हिला करके अपनी स्वीकृति दी। अविनाश की मम्मी ने टैक्सी वाले को रुकने को बोला और अनुजा से कहा, अनुजा जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, अब हमको अपने जीवन का एक भी पल और खराब नहीं करना चाहिए। चलो बहू, एक टिकट की और व्यवस्था एयरपोर्ट पर हो जाएगी। अब तुम्हें भी हमारे साथ अभी अपने घर चलना पड़ेगा। इस दृश्य
दृश्य के साथ ही अविनाश की आंखों की वीरानियां दूर हो गई थी और उनमें फिर से उमंगों और बहारों के रंगीन सपने सजने लगे थे। अविनाश ने अपने दोनों हाथ फैला दिए और कटी पतंग सी अनुजा उनकी बाहों में समा गई। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।